तेजस्वी जी हमेशा बोलते हैं कि नीतीश जी को एक नाम देते हैं कि पलटू चाचा हैं। कभी मेरे साथ रहते हैं, कभी भाजपा के साथ रहते हैं कि अगर आरजेडी की गवर्नमेंट बनेगी तो वो पूर्ण तरीके से रोजगार देंगे, शिक्षा देंगे, हर कुछ देंगे। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा जो मुद्दा है बिहार में, आज़ादी के बाद से लगभग हर राज्यों का विकास अच्छे से हुआ, वहाँ के लोग समृद्ध हुए, शिक्षा हो या व्यापार हो, अलग अलग चीज़ों में। लेकिन बिहार में जो व्यवसायी लोग हैं वो नहीं आते हैं। और नीतीश जी ने एक बार कहा भी था कि बिहार में समुद्री मार्ग नहीं है, इसलिए यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लग सकता है। देखिए, बिहार के बदहाली का काफ़ी हद तक कारण जो है चंपारण है। चंपारण को हम लोग जानते हैं कि एक वक्त में बिहार का सबसे बड़ा जिला था। 1972 में पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण का विभाजन जब हुआ, उसके बाद भी दो जिले तो बन गए, चीज़ें भी बदली, बहुत से प्रशासन में लोग भी आए, अलग अलग लोकसभा सांसद भी आए, लेकिन कहीं ना कहीं चंपारण में एक एयरपोर्ट की मांग अभी भी युवाओं के द्वारा, या मैं सोशल मीडिया पर देखता हूँ ये जिक्र चलता है कि ये गांधी जी का भूमि है, क्योंकि देश की आज़ादी में हम लोगों ने सत्याग्रह जो किया था इसी धरती से किया था, तो यहाँ एक एयरपोर्ट होना चाहिए। तो इसके ऊपर आपके क्या विचार हैं और क्या कार्य हो रहे हैं, बताइए। आप भाजपा से हैं तो आपसे ये सवाल पूछना जायज होगा। शराबबंदी जो एक बिहार में एक क्रांति का नाम बताया गया नीतीश जी की सरकार में, लेकिन बहुतों का ये भी क्वेश्चन मार्क उसमें रहता है कि ये 100% जमीन पे नहीं उतर पाया है और इसमें मिली भगत है। कुछ लोग बोलते हैं कि सबको पता है, पुलिस फिर भी छिपाती है और उनका संरक्षण करती है। आप बताइए ना, आज के तारीख में आप किसी को देख सकते हैं खुलेआम पी के रोड पे आ जाए? 70 सालों से जैसे बिहार पिछड़ा रहा, उसका कारण यहाँ के जो युवा हैं वो मजदूर के रूप में अलग अलग राज्यों में जाते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है और आपको लगता है कि पलायन रुकेगी और जो बिहार के लोग हैं उनको बिहार में ही अलग अलग अवसर मिलेंगे? बगहा विधानसभा जो क्षेत्र है, इसके अलावा बगहा जो पुलिस जिला है, पुलिस जिला में वाल्मीकि नगर भी आता है, तो जो लोग थरुवत साइड के हैं या जो लोग बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र के हैं, उनको कोई भी कार्य करने होते हैं, उनके लिए जो जिला मुख्यालय है लगभग 100 किलोमीटर या उससे ज़्यादा भी अधिक पड़ता है। तो बगहा जिला को लेकर क्या कार्य किए जा रहे हैं कि पिछले 20-25 वर्षों से कुछ हो ही नहीं रहा है? माननीय तेजस्वी जी के राज में, उनके पिताजी लालू जी के राज में बिहार में खेल की क्या स्थिति थी, ये किसी से छुपा नहीं है। खुद तेजस्वी जी अपने खेलने के लिए या सीखने के लिए, क्योंकि खेलते हुए तो शायद हम लोगों ने नहीं देखा है, आपने भी नहीं देखा होगा, बिहार से खुद बाहर जाते थे। ये परिस्थितियाँ थी। चुनाव होंगे तो ये एक मुद्दा रहेगा, क्योंकि इस बार मैंने देखा बगहा में अक्टूबर के समय में अचानक से जो बारिश आ गई थी बिहार और नेपाल में, उससे बगहा बहुत प्रभावित हुआ था। पक्ष में तेजस्वी यादव जी हैं, उनका कहना है कि जब मैं नीतीश जी के साथ था उसी पीरियड में ये सरकारी नौकरियां मैंने दी। नीतीश जी के अंदर वो इच्छा शक्ति नहीं है कि वो नौकरी दे सके, तो मैं उप मुख्यमंत्री था तो वो मैंने किया। अगर मैं फिर से सत्ता में आता हूँ तो युवाओं को नौकरियां दूंगा। इसमें आप क्या मानते हैं? तेजस्वी जी इसमें कहीं है नहीं। अच्छा, अपने हाथ से अपना पेट थपथपा रहे हैं। अच्छा। नमस्ते देशवासियों, मेरा नाम मनीष यादव है। आज के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं श्रीमान सोमेश पांडे जी, जिनके बारे में मैं परिचय देना चाहूँगा। 10+2 डिप्लोमा करने के बाद सिविल में 12 वर्षों तक कार्य करने के पश्चात हिंदू युवा वाहिनी से प्रभावित होकर संगठन में कार्य किया। उसके उपरांत भारतीय जनता पार्टी के संगठन में निरंतर तन्मयता से कार्य कर रहे हैं। बगहा जिला भाजपा में मीडिया प्रभारी, सोशल मीडिया संयोजक, जिला कार्यकारिणी, वाल्मीकि नगर लोकसभा सोशल मीडिया संयोजक सहित विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करने के उपरांत बिहार प्रदेश में सोशल मीडिया IT के क्षेत्रीय प्रभारी, प्रदेश प्रशिक्षण प्रभारी के दायित्व पर कार्य कर चुके हैं। अभी वर्तमान में IT सेल के प्रदेश सह संयोजक के दायित्व का कुशल पूर्वक निर्वहन कर रहे हैं। तो आज के हमारे गेस्ट हैं श्रीमान सोमेश पांडे जी। नमस्ते। नमस्ते। आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार जी। मैं चाहूँगा कि आप अपना कुछ परिचय दें, जिससे कि हमारे दर्शक जान सकें कि आज के हमारे गेस्ट कौन हैं। मेरा नाम सोमेश पांडे हुआ जी। मैं भारतीय जनता पार्टी में, जैसा कि आपने बताया, जी, बगहा भाजपा जिला में विभिन्न दायित्वों पर कार्य कर चुका हूँ और प्रदेश में अभी मैं IT सेल का प्रदेश सह संयोजक हूँ। मैंने सोशल मीडिया के तहत लोकसभा चुनाव में अभी हालिया 2024 में प्रधानमंत्री जी, होम मिनिस्टर, दोनों के रैलियों का
सोशल मीडिया के साइट से मैनेजमेंट का हिस्सा था, वो मेरे प्रभार में था। और हमारे संयोजक अनमोल सोभी जी के नेतृत्व में हमने पूरे बिहार में शंखनाद कार्यक्रम किया था हर लोकसभा पे, जिसके तहत हमने वहाँ के यूथ को जोड़ा था और वहाँ के यूथ से संवाद स्थापित किया था। जी, तो जैसे आपने बताया शंखनाद जो कार्यक्रम हुआ था, ये बिहार स्तर पे हुआ था या भारत स्तर पे, इसके बारे में कुछ बताएं। ये सोशल मीडिया का राष्ट्रीय लेवल का कार्यक्रम था। जी हम लोगों को बिहार में मिला हुआ था सोशल मीडिया के ही बैनर को ये काम करने के लिए, शंखनाद। तो इस कार्यक्रम को हमारे जो प्रदेश के संयोजक हैं उन्होंने क्रियान्वित किया और मैं इस कार्यक्रम का प्रभार देख रहा था। तो हमने बिहार के ऑलमोस्ट 40 लोकसभा पे इस कार्यक्रम को किया जी, और बहुत अच्छा लगा। युवाओं से मिला, युवाओं के बारे में हम लोगों ने समझा, उनके क्या ग्रीवांसेज हैं, क्या उनकी अपेक्षाएं हैं। हमारी सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में युवाओं के लिए क्या कर रही है, ये मैसेज हमने उनको दिया, उनको बताया। जी, जैसे कि बहुत से हमारे दर्शक होंगे वो जानते हैं कि जैसे जिला में अलग अलग प्रभार दिए जाते हैं अलग अलग पार्टियों के द्वारा। बहुत से लोग आईटी सेल के बारे में नहीं जानते हैं, तो अगर हम उन्हें आसान भाषा में समझाना चाहें तो क्या क्या कार्य होते हैं, मूलभूत कार्य। देखिए, आज के तारीख में जी आईटी सेल और सोशल मीडिया, जी इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। और अधिकांशतः लोग सोशल मीडिया और आईटी इसके प्रभाव को समझ रहे हैं, जी देख रहे हैं। और करीब करीब आप समझिए कि स्थिति ये है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने इंटरनेट और संचार क्रांति में इतना काम किया है कि आज के तारीख में पंचायत तक, गांव तक इंटरनेट के माध्यम से लोग अपने कार्यों को कर रहे हैं और इंटरनेट की समझ वहां तक पहुंच चुकी है। जी एवं अब स्थिति ये है कि हम आप भी हमको और आपको ज़्यादा सहज हो रहा है मोबाइल पे सर्च कर लेना, इंटरनेट जी से देख लेना। मतलब जो काम कभी हफ्तों में होते थे, जी आज वो 10 मिनट में 5 मिनट में हो जाते हैं। जी और धीरे धीरे सारी चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन होते जा रही है। इससे पारदर्शिता भी आ रही है, समय की बचत भी हो रही है। जी देखिए, मैं एक आपको छोटी सी बात बता रहा हूँ जी जो अपने आप में बहुत बड़ी समस्या थी। युवा जब 10th करता है, जी जी 12th करता है, उसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए, जी हम लोगों के ज़माने में ये होता था कि हम लोग जाके बेतियाँ अप्लाई करते थे, जी मोतिहारी अप्लाई करते थे, मुजफ्फरपुर अप्लाई करते थे जी कॉलेज में नामांकन के लिए। जी और फिर हमको जाके देखना पड़ता था जी कि हम लिस्ट में आए कि नहीं, जी मेरा एडमिशन होगा कि नहीं। जी तो ये महीनों हम प्रोसेस करते थे। जी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जी भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने हम्म, इसको इतना सहज कर दिया CUET के माध्यम से जी जी कि आज आप यहाँ बैठे हम्म, 10 जगह अप्लाई कर सकते हैं। जी आप यहाँ बैठे देख सकते हैं कि कहाँ आपका कट ऑफ आया नहीं आया, जी और आप अपने हिसाब से, अपने रुचि के हिसाब से विषय और कॉलेज जी दोनों का चुनाव कर सकते हैं। जी तो क्रांति तो हुई। जी
सरकार युवाओं के लिए भी बहुत सारी योजनाएं लेके आई हैं, युवा उसका लाभ भी ले रहे हैं। सोशल मीडिया सबसे आसान जरिया है किसी भी चीज़ों को जानने का, और समय और पैसे का भी बिल्कुल बचत हो बिल्कुल। रहा है। सोशल मीडिया देखिए अपने विचारों को प्रदर्शित करने का बहुत अच्छा माध्यम है, जी और सोशल मीडिया के माध्यम से जी आप विद इन सेकेंड संपर्क स्थापित कर सकते हैं। जी। तो और मैं कुछ आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जो मैंने क्वेश्चन आपके लिए रखा है, क्योंकि आप बगहा विधानसभा से आते हैं, तो मैं अधिकतर क्वेश्चन बगहा विधानसभा से ही जुड़ा हुआ पूछूंगा। मेरा पहला प्रश्न है आपसे, बगहा की मूलभूत समस्याओं पर आप कैसे चिन्हित करेंगे और इसके निदान कैसे होना चाहिए, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखिए, बगहा की मूलभूत जो समस्याएं हैं जी वो यहाँ पे एक बस स्टैंड होना चाहिए। जी बस स्टैंड नहीं होने के चलते बस कहाँ लगेगी जी ये चालक भी तय नहीं कर पा रहे हैं, जी और मुझे फला जगह की बस कहाँ मिलेगी जी ये यात्री भी तय नहीं कर पा रहे। जी कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ बस पड़ाव हो सके, ये एक समस्या है। शहर की विकास समस्या है। जी कॉलेज एक चाहिए जी जो बगहा में डिग्री कॉलेज हो, जी गवर्नमेंट कॉलेज। हालांकि एनडीए की सरकार ने एक कॉलेज दिया है, लेकिन उसकी दूरी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, जी तो वो बड़गांव में है। जी तो यहाँ से तकरीबन आप ये मान के चलें कि 11-12 किलोमीटर डिस्टेंस उसका हो जाता है। जी तो सभी बच्चों के लिए वो सुलभ नहीं है, तो एक शहर में होना चाहिए। जी दूसरी बात, शिक्षा के ही क्षेत्र में जी तकनीकी शिक्षा के लिए संस्थान होने चाहिए। जी विकास के मामले में आप देखें तो थोड़ा सा हम पिछड़ रहे हैं। जी देखिए, जिस हिसाब से पूरे बिहार में विकास की गति है, रफ्तार है एनडीए के सरकार में, जी उससे कहीं ना कहीं बगहा थोड़ा पीछे है। मैं ये बात स्वीकार करता हूँ। जी इसका कारण अब जो भी जी हो सकता है इच्छा शक्ति का अभाव हो। जी मुझे लगता है कि मजबूत इच्छा शक्ति, युवा सोच को प्रतिनिधित्व मिले जी तो परिदृश्य जो है वो बदल सकता है। जी सभी ने, हमारे जितने भी प्रतिनिधि हुए हैं, माननीय हुए हैं, जी सभी ने अपने अपने स्तर से प्रयास किया है बगहा को विकसित करने का, जी और वो मूर्त रूप ले भी रहा है। आप देख भी पा रहे होंगे जी हमारे केंद्रीय मंत्री जी जो यहाँ से लोकसभा सांसद के रूप में चुने गए थे जी और अभी राज्यसभा सांसद हैं, जी जी भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, जी उन्होंने एक मजबूत इच्छा शक्ति का परिचय दिया है। जी और आपको चंपारण में वाल्मीकि नगर लोकसभा में वो विकास उनके जो द्वारा किए हुए कार्य हैं वो मूर्त रूप ले चुके हैं, वो दिख भी रहे होंगे। जी जी जैसे रेलवे में देखा है आपने, डबल रेल लाइन, जी विद्युत रेल लाइन, ओवर ब्रिजेस, जी बगहा, रामनगर, नरकटियागंज। जी तो जैसे उन्होंने मजबूत इच्छा शक्ति का परिचय दिया, जी वैसे स्थानीय स्तर के जो प्रतिनिधि हैं जी उनको भी मजबूत अपनी इच्छा शक्ति
जाहिर करनी चाहिए। प्रदर्शित करनी चाहिए जी और बगहा के हक के लिए फाइट करना चाहिए। जी अब क्या है कि वो केंद्रीय मंत्री हैं, जी। तो हम उनसे ये अपेक्षा तो नहीं रख सकते हैं हम्म, कि केवल एक। बिहार के हिस्से का जो कार्य है उसके लिए भी वही प्रयास करें। जी उसके लिए हमारे जो बिहार में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जी उनको प्रयास करना पड़ेगा। जी। जैसे कि सतीश चंद्र दुबे जी के ही द्वारा जो बगहा से पटना के लिए पहले जो रेलखंड था उसमें यातायात की बिल्कुल दिक्कत बिल्कुल। थी, तो उसके बारे में आप। जो उनके स्तर का था जी उसको आपने देखा ही। जी अब आज आप बगहा से पाटलिपुत्रा का यात्रा कर सकते हैं, सुगम जी। हो गया। पहले वही था, उन्होंने ट्रेन बस वालों का बिल्कुल मनमानी अपने हिसाब से किराया बिल्कुल। वसूलना था। और आगे और भी ट्रेनें बढ़ने वाली हैं, जी इसके लिए वो लोग अपने स्तर से प्रयासरत हैं, जी। जहाँ तक मुझे मालूम है। डबल इंजन की बिहार के सरकार हर तरफ विकास की गति बढ़ाने को प्रयासरत है। आप बगहा को इसमें कहाँ देखते हैं? देखिए, जैसा कि मैंने पहले आपको बोला, जी बगहा बिहार के विकास की जो रफ्तार है जी उस रफ्तार के साथ बगहा की रफ्तार नहीं है। जी ये बात कहने में संकोच नहीं है। जी। बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं हम्म, जो यहाँ होना चाहिए। जी अच्छी हॉस्पिटल होनी चाहिए, जी अच्छी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। जो यहाँ हॉस्पिटल है, जी संख्या उसमें हॉस्पिटल में बेड की, इमरजेंसी की, जी ये सब बढ़नी चाहिए। जी आज कोई गंभीर समस्या हो जाती है जी तो हमको बाहर भागना पड़ता है। जी। बगहा के लोगों को गोरखपुर का रास्ता देखना पड़ता है, जी पटना बेतिया का रास्ता देखना पड़ता है। तो व्यवस्था सुदृढ़ होना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में जी तकनीकी शिक्षा के लिए संस्थान होने चाहिए, हम्म, डिग्री कॉलेज होने चाहिए। जी शहर के विकास के लिए एक रोड मैप होना चाहिए। जी देखिए, मैं आपको एक बात कहूँगा, वहाँ तक पता नहीं आपकी नज़र गई हो या नहीं गई हो। जी बगहा की जो भौगोलिक स्थिति है, जी बगहा के 3 तरफ नदी है। जी एक तरफ गंडक नदी है जी और 2 तरफ से हरहा नदी है। जी उसके बावजूद भी बगहा की जल निकासी इतनी बड़ी समस्या है, जी ये समझ से परे है। एक रोड मैप होना जी चाहिए, जी एक सिस्टम होना चाहिए ड्रेनेज का। कि बगहा को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, कि आप कृषि नदी- कार्य भी प्रभावित होते हैं आप उस नदी में भी पानी गिरा सकते हैं, उससे। जी उसकी समुचित व्यवस्था करके, जी। उसको रिफाइन करके, उसको साफ करके। और बहुत सारे नहरें हैं जिनका सिलिटेशन का भी कार्य अगर किया जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक अदना सा बस स्टैंड नहीं है, जी मैंने आपको पहले भी बताया। जी उससे यात्री, बस चालक, ऑटो चालक, टैक्सी चालक, सबको समस्या है। जी मैं एक बार जा रहा था जी बगहा एक की तरफ, जी तो मेरा ध्यान गया। अब देखिए, रिक्शा का जो कल्चर था वो समाप्त होकर अब ऑटो पे आ गया, जी ई रिक्शा पे आ रिक्शा गया। पे आ गया। उसकी संख्या हो गई, कोई पड़ाव नहीं है, इधर उधर रोड पे लगाने को वो विवश है। जिससे और कि इसके लिए उनको यातायात पुलिस के डंडे खाने पड़ रहे हैं। जी अब क्या है, यात्री भी जो हैं वो भी कंफ्यूज हैं जी कि कहाँ से हमको कहाँ की सवारी मिलेगी। जी तो ये एक होना चाहिए। दूसरी बात, शहर में, बाजार में कोई सुलभ शौचालय नहीं है। जी सुलभ शौचालय है
तो एक आपको यहाँ कचहरी के पास मिलेगा, उसके बाद सीधे शास्त्री नगर मिलेगा। जी बीच में कहीं बाजार में और कहीं वो नहीं है। जी आप सोचिए महिलाओं को कितनी समस्या होती होंगी। जी जी तो एक रोड मैप बना के जी एक सिस्टमेटिक तरीके से जी शहर का विकास हो, हम्म। इस पे भी सोचना चाहिए। तो जैसे आपने महिलाओं का जिक्र किया, तो इसमें मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा महिलाओं को लेके कि जैसे कि जब से एनडीए की सरकार आई है, महिलाओं को लेके रिजर्वेशन बढ़ाए जा रहे हैं अलग अलग चीज़ों में, जैसे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या नौकरी के क्षेत्र में हो, या आप देख सकते हैं लोकसभा या विधानसभा में भी। तो इसको आप कहाँ देखते हैं और क्या आपको लगता है कि इसका प्रभाव पड़ेगा? देखिए, राजनीतिक स्तर पे जी और सरकारी स्तर पे, जी दोनों स्तर पे महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है, महिलाओं को की भागीदारी दी जा रही है। जी 33% आपने सुना ही जी आरक्षण। और माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में जी बिहार में जो एनडीए की सरकार है, जी उसने भी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारे कार्य किए। राजनीतिक भागीदारी भी सुनिश्चित हो, इसके लिए भी आपने देखा कि पंचायत स्तर तक रिजर्वेशन किया गया। जी सरकारी नौकरी में भी रिजर्वेशन का कैटेगरी है। जी तो महिलाओं को अवसर दिया जा रहा है। जी। और इसके अलावा मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आपने जिक्र किया नदियों का, तो नदियों में मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि यहाँ कोई बांध का उस तरीके का व्यवस्था नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले विधानसभा में जब चुनाव होंगे तो ये एक मुद्दा रहेगा? क्योंकि इस बार मैंने देखा बगहा में अक्टूबर के समय में अचानक से जो बारिश आ गई थी बिहार और नेपाल में, उससे बगहा बहुत प्रभावित हुआ था। देखिए, प्राकृतिक आपदा को नियंत्रित करना जी 100% तो संभव नहीं है, लेकिन बगहा को बचाने का प्रयास हुआ है, जी किया गया है। जी आप जब जाएंगे तो देखेंगे कि जो भी इलाका वैसा था, अच्छा सब जगह बांध बन चुके हैं। जी हाँ, ये अलग बात है कि पक्का बांध नहीं हुआ है, जी उसके लिए भी सरकार उस पर भी कार्य कर रही है कि इसको कैसे सुरक्षित किया जाएगा। जी हमारे प्रतिनिधियों ने आवाज़ भी उठाया है जी। तो जैसा कि आपने बताया कि विधानसभा में। हाँ, महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। आपने बोला कि युवाओं के लिए चीजें की जा रही है, प्रयासरत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष में तेजस्वी यादव जी हैं। उनका कहना है कि जब मैं नीतीश जी के साथ था उसी पीरियड में ये सरकारी नौकरियां मैंने दी। नीतीश जी के अंदर वो इच्छा शक्ति नहीं है कि वो नौकरी दे सके, तो मैं उप मुख्यमंत्री था तो वो मैंने किया। अगर मैं फिर से सत्ता में आता हूँ तो युवाओं को नौकरियां दूंगा। इसमें आप क्या मानते हैं? देखिए, तेजस्वी जी बहुत बड़े नेता हैं। जी 15 साल बिहार की सत्ता उनके माता पिता ने अपने हाथ में रखी थी। आप पता कीजिएगा उस काल के लोगों से, नौकरी देने की बात तो दूर, तनख्वाह साल भर 2 साल तक नहीं मिलता था। जो सरकारी कर्मचारी थे, जी किराना वाला उनको सामान देने के लिए मना कर देता था। अच्छा, इतनी बुरी हालत थी? हाँ, रोजगार उन्होंने पैदा किया था। जी उन लोगों ने क्या रोजगार पैदा किया था जी पूरे बिहार जानता है। जी अपहरण था, चोरी था, डकैती था, यही सब तो रोजगार हुआ करते थे उस समय। अब रही बात कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में, तो उनके कार्यकाल में बिहार भयमुक्त हुआ, कर्ज से बाहर आया,
रोजगार मिले, इस चीज़ को इनकार कोई नहीं कर सकता है। जी तेजस्वी जी से पूछिएगा तो वो इनकार नहीं कर पाएंगे। जी एक वातावरण बना, एक माहौल हुआ। रोजगार तो तेजस्वी जी के ज़माने में फैक्ट्रियां बंद हो गई। अच्छा। जो रोजगार के सृजन करने वाले लोग थे, व्यवसायी वर्ग था, वो पलायन कर गया बिहार से। वो क्या रोजगार देंगे? और आप हमको एक बात ये बताइए जी। कि आपके घर में हम्म आपका लड़का हम्म, कोई कार्य करके आता है जी तो बिना आपके गार्जियन के इच्छा शक्ति के और बिना उसके सहयोग के या बिना उसके समर्थन के हो जाता है? जी तेजस्वी जी ने नौकरी का सृजन किया तो उस समय तेजस्वी जी कहाँ थे जब पहली बार का माननीय नीतीश जी के साथ आए थे? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी जी और जदयू का जो गठबंधन है, जी ये बिहार में विकास और कार्य के लिए ही जाना जाता है। जी। तो जैसे कि आपने बताया कि जदयू और हमारे एनडीए में जितने भी लोग हैं, जी माननीय मांझी जी हैं, चिराग चिराग जी पासवान जी हैं, जी ये सारे जितने भी एनडीए के घटक दल हैं बिहार के, जी वो सब बिहार के विकास, बिहार से पलायन कैसे रुके, बिहार में रोजगार का सृजन कैसे हो, जी नौकरियां कैसे बढ़े, जी इसी प्रयास में है। जी और ये कार्य पहले भी चलता था, अभी भी चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। जी। तेजस्वी जी इसमें कहीं है नहीं, अच्छा अपने हाथ से अपना पेट थपथपा रहे हैं। अच्छा। तो जैसे कि तेजस्वी जी हमेशा बोलते हैं कि नीतीश जी को एक नाम देते हैं कि पलटू चाचा हैं, कभी मेरे साथ रहते हैं कभी भाजपा के साथ रहते हैं, कि अगर आरजेडी की गवर्नमेंट बनेगी तो वो पूर्ण तरीके से रोजगार देंगे, शिक्षा देंगे, हर कुछ देंगे, कि पलटू चाचा का कोई भरोसा नहीं है, लोकसभा में किसी और के साथ है, विधानसभा में किसी और के साथ चले जाएंगे। तो इसको लेके आप क्या कहना तो चाहेंगे? ऐसा वो जो नाम देते हैं। इसमें आप अगर माननीय नीतीश जी के लिए कह रहे हैं तो आप तेजस्वी जी के लिए भी तो कह सकते हैं जी कि वो कभी नीतीश जी के पास जाके बैठ जाते हैं, जी कभी अलग हो जाते हैं। जी तेजस्वी जी भी तो वही कर रहे हैं। जी आप हमको बताइए, अगर आप नीतीश जी को कटघरे में खड़ा करते हैं जी तो तेजस्वी जी एक बार हटने के बाद फिर दोबारा क्यों जाते हैं? जी। राजनीतिक लाभ। ये देखिए, ये राजनीतिक परिस्थितियां और समीकरण ऐसा बनता है जी तो उसमें हो जाता है। जी अगर नीतीश जी को आप पलटू कह रहे हैं तो तेजस्वी जी पलटू नहीं है। जी। एक बार जब नीतीश जी ने उनको बाहर कर दिया हम्म, तो फिर दोबारा फिर नीतीश जी के साथ क्यों गए? जी वो भी तो वही है। जी और रही बात माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी की, जी तो उनको फाइनली लगा कि नहीं, तेजस्वी जी के साथ हम बिहार में विकास नहीं कर पाएंगे, जी। हम बिहार के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, हम्म, छोड़ दिया उन्होंने, फिर भाजपा के साथ आ गए। जी और भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी जो है वो दोनों बिहार के विकास के सूचक हैं। जी। जैसे आपने विकास का जिक्र किया, तो अभी राजगीर में एक खेल का स्टेडियम बना है, तो उसके बारे में दर्शकों को बताइए कि ये एनडीए का जो अभी गठबंधन है इसमें ये कार्य हुए हैं या तेजस्वी जी के वक्त में हुए देखिए, हैं? मैं आपको बता रहा हूँ ना जी। कि जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है जी ये चहुमुखी विकास के लिए जानी जाती है। जी भारतीय जनता पार्टी और जो हमारे एनडीए के घटक दल हैं जी सब विकास के लिए ही जाने जा रहे हैं। माननीय तेजस्वी जी के राज में, उनके पिताजी लालू जी के राज में बिहार में खेल की क्या स्थिति थी ये किसी से छुपा नहीं है। जी खुद तेजस्वी जी अपने खेलने के लिए या सीखने के लिए, क्योंकि खेलते हुए तो शायद हम लोगों ने नहीं देखा है, आपने भी नहीं देखा होगा, बिहार से खुद बाहर जाते थे। ये परिस्थितियां थी।
और आज आपके बिहार में चाइना और इंडिया का हॉकी होता है, जी तो उस दिशा में कार्य हो रहा है। जी, एशियन चैंपियनशिप जो हुआ है हॉकी में, बिल्कुल और भारत विजयी भी रहा अपने बिल्कुल। बिहार के धरती से। जी जी बिल्कुल। और इसमें नीतीश जी ने 10-10 लाख रुपए खिलाड़ियों को देने का काम भी किया, तो इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे कि नीतीश जी का ये? नीतीश जी खेल को बढ़ावा दे रहे हैं। जी एनडीए की सरकार जो है जी। वो खिलाड़ियों के लिए भी सोच रही है। बिहार की जो प्रतिभा है वो निकल के आए बाहर। आपके अपने बगहा के ही राजा यादव हैं, हाँ, राजा यादव, जिनका उनके मैंने पॉडकास्ट लिया था। बिल्कुल जी उनके लिए भी सरकार प्रयासरत है, उनको भी प्लेटफॉर्म मिले, अवसर मिले। जी ऐसे राजा यादव जैसे कई छिपे हुए प्रतिभा बिहार में हो सकते हैं, जी जिनको अवसर और मौका नहीं मिल रहा है। उनके लिए व्यवस्थाएं हो रही हैं, खेल को बढ़ावा दिया जा रहा है। जी। तो और एनडीए सरकार जिला स्तर पे स्टेडियम का निर्माण की हुई है। जैसे कि आप बगहा विधानसभा में कुछ चिन्हित करके बताना चाहें दर्शकों को? अभी आपके बगहा में भी स्टेडियम का निर्माण हुआ है। उस छोटे लेवल का ग्राउंड है, छोटे लेवल का स्टेडियम है। जी विमलकांत चौधरी जी का जो फील्ड हुआ जी, करता है, विमल बाबू का अड्डा। हाँ, जिसको हम लोग इसी नाम से जानते हैं, जी वहाँ आप जाके देखिए स्टेडियम बन के तैयार है। ये आप छोड़िए, बगहा टाउन की बात हो गई, हाँ। आप चले जाइए वहाँ लौकरिया हरनाटार में, अच्छा, वहाँ स्टेडियम का निर्माण हो चुका है। अच्छा। तो ग्रामीण स्तर पे भी वहाँ की प्रतिभा वहाँ उभर के आए, इसके लिए भी स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। जी, और जिला लेवल और खेल को प्रोत्साहित किया और जाए। जिला लेवल पे खेलों का भी स्कूलों का हुआ था बिल्कुल। हर जिले में, तो कहीं ना कहीं ये सराहनीय है। लेकिन कहीं ना कहीं, जैसे कि आप भाजपा से हैं, तो आपसे ये सवाल पूछना जायज होगा। शराबबंदी जो एक बिहार में एक क्रांति का नाम बताया गया नीतीश जी की सरकार में, लेकिन बहुतों का ये भी क्वेश्चन मार्क उसमें रहता है कि ये 100% जमीन पे नहीं उतर पाया है और इसमें मिली भगत है। कुछ लोग बोलते हैं कि सबको पता है, पुलिस फिर भी छिपाती है और उनका संरक्षण करती है। इसमें कितना सत्यता है? देखिए, 100% भले शराबबंदी जमीन पे नहीं उतर पाई हो, लेकिन इस शराबबंदी का पूरे बिहार में बहुत ही सकारात्मक माहौल है। जी बिहार की महिलाएं तो इतनी सुखी हैं कि आप पूछिए मत। और आप रास्ते चलते 10 आदमी से पूछ लीजिए जी कि शराबबंदी अच्छी है या खुलनी चाहिए, तो कोई आपको नहीं कहेगा कि खुलनी चाहिए। इससे एक्सीडेंट कम हुए हैं, जी घरेलू हिंसा कम हुई है, पैसे का दुरुपयोग कम हुआ है। अब देखिए, 1-8% ऐसे लोग रह गए होंगे जिनको ये लत नहीं छूट रही होगी। उसी 1-8% के चलते ये आपको सुनने को मिलता है, जी देखने को मिलता है। जी। और सरकार तो अपने तरफ का पूरा प्रयास कर ही रही है। आप नौजवान हैं, हम नौजवान हैं, हमको भी अपने स्तर से प्रयास करना चाहिए, जी समझाना चाहिए, समाज में इस बात को बहस का मुद्दा बनाना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। जो पीने वाले लोग हैं उनको भी समझाना चाहिए, उसके लाभ हानि बताना चाहिए। धीरे धीरे माहौल जब वैसा हो जाएगा, जब लोग खुद जागरूक हो जाएंगे, तो अपने आप छूट जाएगी, अपने आप बंद हो जाएगी 100%। जी। जो आपका 1% रह गया होगा वो अपने आप बंद हो जाएगा। जी, तो इसमें जो पुलिस महकमे पे लगाया जाता है आरोप, वो गलत है। जैसे कि लोग बोलते हैं कि वो संरक्षण दे रहे हैं उन लोगों को जो बेचते हैं ब्लैक में। नहीं, मुझे ऐसा तो नहीं लगता है। जी देखिए, अगर संरक्षण दे रहे होते जी शासन प्रशासन, जी
तो आए दिन जो बॉर्डर्स पे पकड़े जा रहे हैं, जी वो कैसे संभव था? जी। जो शराब के व्यवसाय में लिप्त हैं उनको पकड़ा जा रहा है, शराब पीने वाले तक को उसकी सजा दी जा रही है। जी तो जो एक कुछ लोग, चंद लोग रह गए होंगे, प्रशासन का भय तो है। आप बताइए ना, आज के तारीख में आप किसी को देख सकते हैं खुलेआम पी के रोड पे आ जाए, और अगर आ जा रहा है तो पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है। जी। अब रही बात की चोरी जो है, पहले खुल के होती थी, अब छुप के हो रही है। उसमें 100% अंकुश तभी लगेगा जी। जब समाज जागरूक होगा। जी, जब सबका एक साथ समावेश होगा। समाज जब जागरूक होगा तो अपने आप लग जाएगी। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा जो मुद्दा है बिहार में, आज़ादी के बाद से लगभग हर राज्यों का विकास अच्छे से हुआ, वहाँ के लोग समृद्ध हुए, शिक्षा हो या व्यापार हो, अलग अलग चीज़ों में। लेकिन बिहार में जो व्यवसायी लोग हैं वो नहीं आते हैं, और नीतीश जी ने एक बार कहा भी था कि बिहार में समुद्री मार्ग नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लग सकता है। और उसके चलते कहीं ना कहीं, इसके अलावा भी, क्योंकि 70 सालों से जैसे बिहार पिछड़ा रहा, उसका कारण यहाँ के जो युवा हैं वो मजदूर के रूप में अलग अलग राज्यों में जाते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, और आपको लगता है कि पलायन रुकेगी और जो बिहार के लोग हैं उनको बिहार में ही अलग अलग अवसर मिलेंगे? देखिए, बिहार के बदहाली का काफी हद तक कारण जो है, कांग्रेस, राजद, यही सब पार्टियां रही हैं। जी। 70 वर्षों तक शासन किया किसने बिहार में? जी। इन्हीं लोगों ने। क्या किया इन लोगों ने बिहार के लिए? माहौल ही नहीं बनने दिया। जो उद्योग धंधे लगे भी थे वो सब भी बंद हो गए। कई पीढ़ी जो है वो बेरोजगार हो गई। मैं भी उसी राज्य का बेरोजगार हूँ। जी। मैं मध्य प्रदेश में नौकरी करता था। जी। सिविल कॉन्ट्रैक्शन साइट पे था। जी। तो मैंने दोनों राज देखे हैं, लालू जी वाला भी और नीतीश जी वाला भी, नौकरी करते हुए। जी। लालू जी के रीजन में जब हम लोग जाते थे मध्य प्रदेश, तो हम लोग परिचय में बिहार नहीं बताते थे, जी। उत्तर प्रदेश बताते थे, सीमावर्ती जिला बताते थे, देवरिया, परौना, ताकि भाषा जो है उससे कोई जज नहीं करे कि ये बिहार का है, यूपी का नहीं। जी। वहाँ बिहार बोल देने से ही सामने वाला सस्पेक्टेड और हीन भावना से देखने लगता था। जी। ये स्थिति बना दी थी लालू यादव ने। अच्छा। और उसके बाद नीतीश जी आए, एनडीए आया। जी। वो राज्य भी मैंने देखा है। उस काल में जब मैं जा रहा था तो हम लोग गर्व से कह रहे थे कि हाँ बिहार से। इच्छा शक्ति थी, कार्य करने वाले लोग थे, बिहार के हित को सोचने वाले लोग थे। जी। तो 5 साल में माहौल बदल दिया। जी। बदल गई व्यवस्थाएं। और आज आप देख रहे हैं बिहार में उद्योग धंधे से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर तक, खेल तक, हर जगह विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। जी। रोजगार भी होंगे। तो हम ये मान सकते हैं कि आने वाले वक्तों में बिहार में जो लोग बाहर गए हुए हैं बिहार से, वो वापस बिहार की तरफ लौट के रोजगार धंधे करेंगे भय मुक्त होकर? बिल्कुल, क्यों नहीं। माहौल मिलेगा, उनको व्यवस्थाएं मिलेगी, जी। सरकार उपलब्ध कराएगी, तो क्यों नहीं होगा। आप देख लीजिए ना, आपके यहाँ चनपटिया स्टार्टअप जोन। जी, चंपारण में। वैसे वैसे कोरोना काल में बहुत सारे लोग आए
जी चनपटिया तो एक एग्जाम्पल है। जी पटना में भी हैं, आपके उधर साउथ बिहार में भी हैं, जी स्टार्टअप लगाए अपना, बिहार में सेटल हो गए। जी। जैसे आपने अभी साउथ बिहार का जिक्र किया है, तो अभी कुछ दिन पहले की एक घटना है, जब पुष्पा 2 जो एक मूवी है उसका ट्रेलर लॉन्चिंग पटना बिहार में हुआ। तो इसमें आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं बिहार भी अब देश में एक। सोचिए ना, आप देखिए, एक माहौल बना। जी पहली बात, किसी उतने बड़े बजट की फिल्म का प्रमोशन जी करने के लिए बिहार को चुना गया, जी और बिहार के युवाओं ने, बिहार के लोगों ने एक उत्साह के तहत उस कार्यक्रम में शामिल हुए। जी बहुत सकारात्मक मैसेज गया। जी। आज साउथ से चल के कोई यहाँ आया था, जबकि तो उनके आज पास अनेक राज्य भी थे जाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो एक माहौल, सकारात्मक माहौल बना है, तभी ना कोई बिहार की तरफ देख रहा है, जी और बिहार भी आगे बढ़ के उसको हाथों हाथ ले रहा है। जी। इसमें एक जो भोजपुरी, जो हमारा जो भोजपुरी का इंडस्ट्री है, उसमें अधिकतर जो मूवी बनती है वो उत्तर प्रदेश में बनती है। फिल्म सिटी का अभाव बिहार में है। तो क्या आप लोगों की तरफ से प्रयास हो रहा है कि बिहार में फिल्म सिटी बने, जिससे कि बिहार में भी कम से कम भोजपुरी फिल्मों का जो शूटिंग है वो बिहार में हो सके? देखिए, इस विषय पे तो मैं बहुत कुछ उत्तर आपको नहीं दे पाऊंगा, जी लेकिन इतना जरूर है कि बिहार के फिल्म इंडस्ट्रीज को भी सोचा जा रहा है, जी सरकार सोच रही है। इसमें भी आपको सकारात्मक परिणाम आएंगे। जी। तो इसके अलावा जैसे चंपारण है, चंपारण को हम लोग जानते हैं कि एक वक्त में बिहार का सबसे बड़ा जिला था। 1972 में पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण का विभाजन जब हुआ, उसके बाद भी 2 जिले तो बन गए, चीजें भी बदली, बहुत से प्रशासन में लोग भी आए, अलग अलग लोकसभा सांसद भी आए, लेकिन कहीं ना कहीं चंपारण में एक एयरपोर्ट की मांग अभी भी युवाओं के द्वारा, या मैं सोशल मीडिया पर देखता हूँ ये जिक्र चलता है कि ये गांधी जी का भूमि है, क्योंकि देश की आज़ादी में हम लोगों ने सत्याग्रह जो किया था इसी धरती से किया था। तो यहाँ एक एयरपोर्ट होना चाहिए। तो इसके ऊपर आपके क्या विचार हैं और क्या कार्य हो रहे हैं, बताइए। बिल्कुल होना ही चाहिए। वाल्मीकि नगर वैसे भी टूरिस्ट प्लेस जी के रूप में डेवलप हो रहा है, तो ये अवसर मिलना चाहिए। जी हमारे माननीय लोग इसके लिए प्रयासरत भी हैं। जी आपको बहुत जल्दी इसमें भी कुछ सकारात्मक परिणाम दिखेंगे। जी। जैसे हमने चंपारण का बात किया, तो चंपारण में ही एक जो बगहा क्षेत्र है जहाँ से आप आते हैं, बगहा विधानसभा से, बिल्कुल। ये बगहा विधानसभा जो क्षेत्र है, इसके अलावा बगहा जो पुलिस जिला है, पुलिस जिला में वाल्मीकि नगर भी आता है। तो जो लोग थरुअत साइड के हैं या जो लोग बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र के हैं, उनको कोई भी कार्य करने होते हैं तो उनके लिए जो जिला मुख्यालय है लगभग 100 किलोमीटर या उससे ज़्यादा भी अधिक पड़ता है। तो बगहा जिला को लेकर क्या कार्य किए जा रहे हैं कि पिछले 20-25 वर्षों से कुछ हो ही नहीं रहा है? देखिए, बगहा जिला के लिए हमारे प्रतिनिधियों ने समय समय पे मांग रखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए आश्वासन भी दिया हुआ है। बिहार में जैसे बगहा की हमारी जो भौगोलिक स्थिति है, वैसे 3-4 और जिलों की डिमांड है। जी तो वो 4-5 जिले का प्रस्ताव सरकार के पास है। माननीय नीतीश जी ने स्पष्ट बोला हुआ है कि बिहार में अगर कोई नया जिला बनेगा तो सबसे पहले बगहा बनेगा। हम लोग आश्वस्त हैं जी कि हम लोगों को राजस्व जिला का दर्जा मिलेगा, जी और उम्मीद है कि बहुत जल्दी मिलेगा। जी। लेकिन जैसे कि 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था, उसके बाद से नीतीश जी का जैसे बगहा में बहुत बड़ा आगमन हुआ, उन्होंने कहा कि हम इसको कर देंगे,
लेकिन नहीं हुआ तो लोगों में नाराजगी है। देखिए तो आप कैसे? ये जिला जो है ना, ये जी चुनावी मुद्दा नहीं है, जी, ठीक है, कि चुनाव में बात कर दिया। नेताजी आए, बात कर दिए, जी घोषणा कर दिए, उसके बाद जिले की कोई कार्य नहीं हुई। जिला राजस्व जिला जो है ये अपने आप में एक विस्तृत कार्य है। जिला जब बनेगा तो यहाँ जिला पदाधिकारी बैठेंगे, कृषि पदाधिकारी बैठेंगे, शिक्षा पदाधिकारी बैठेंगे, सारी व्यवस्थाएं यहाँ होंगी। इसके लिए यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जगह चाहिए, वो सब हो रहे हैं, चिन्हित हो रहे हैं, कार्य चल रहा है। जब ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए व्यवस्थाएं हो जाएगी तो जिला तो ऐसे ही हो जाएगा आपका, और जिला होना ही है। जी पुलिस जिला के चलते आप देख ही रहे हैं, जी एसपी उसी समय से हैं, पुलिस पदाधिकारी, और डिस्ट्रिक्ट जज भी अब यहाँ बैठने लग गए हैं। अच्छा कार्य उस पर हो रहा है। जी उम्मीद है हम लोगों को, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे बोला है, जी। बहुत जल्दी हम लोगों को। तो जैसे बगहा जिला का जो आपने जिक्र किया, तो लोग कहते हैं कि ये लालू जी के रीजन में बगहा जिला बना, तो क्या आप इसका श्रेय लालू जी को देना चाहेंगे कि उन्होंने ये कार्य किया था? लालू जी के रीजन में बगहा जिला नहीं बना। नरसंहार जो हुए थे जी उसके लिए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी को यहाँ बिठाया गया अच्छा और पुलिस जिला बनाया गया। लालू जी ने ये बगहा के लिए विकास कार्य नहीं किए, जो क्राइम की समस्या थी जी उसको तत्काल कैसे कंट्रोल हो इसकी व्यवस्था की है जी कि हमारे ऊपर किसी तरह का कोई दोषारोपण नहीं हो। आखिर जब पुलिस जिला किए तो राजस्व जिला क्यों नहीं किए? और तेजस्वी जी जो बात कर रहे हैं, तो तेजस्वी जी तो भी तो आए नीतीश जी के साथ 2 बार सरकार में, तो पिताजी की विरासत ही समझ के कर दिए रहते राजस्व जिला। जी। तो ऐसा नहीं है कि लालू जी ने बगहा के विकास के लिए कोई मार्ग प्रशस्त किया। लालू जी की मजबूरी थी, क्राइम कंट्रोल नहीं हो पा रहे थे, अच्छा। एसपी को यहाँ बिठाना और पुलिस जिला बनाना उनकी मजबूरी थी। उस टाइम चंपारण को मिनी चंबल के नाम से जाना जाता है, तो इसमें कितनी मतलब सत्यता है या क्या है? क्योंकि मैं ये चीज़ें सुनता हूँ, तो मैं चाहूँगा आपसे कि आप इसको थोड़ा बताएं। देखिए उस समय माहौल ही वैसा था। जी अभी वो सारी चीज़ें बदल चुकी है, लोग मुख्यधारा में आ चुके हैं। जी क्राइम उस समय फैशन था, जी लालू जी का राज था। हम अपने रखे हुए पैसे उपयोग नहीं कर पा रहे थे, अच्छा। मकान नहीं बन पा रहे थे, सवारी साधन हम कुछ नहीं खरीद पा रहे थे कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मैसेज चला जाए कि भाई मेरे पास 10 रुपया है। अच्छा। और जिसने ये थोड़ा बहुत काम करना चाहा उसके यहाँ चिट्ठी आ जाती थी। अच्छा। माहौल उस समय वही बना दिया गया था। अब वो चीज़ पुरानी बातें हो चुकी जी। है, इसीलिए हम लोग कहते हैं ना कि वो जंगल राज अब दोबारा बिहार में नहीं आएगा। जी, मतलब ये हम लोग मान सकते हैं कि ये मंगल राज है, इसमें लोगों का सब कुछ मंगल हो रहा है। बिल्कुल हो ही रहा है। तो आज का हमारा ये खास मुलाकात श्रीमान सोमेश पांडे जी के साथ कैसा लगा, ये आप कमेंट के जरिए जरूर बताएं। अगर इस पॉडकास्ट से आपके मन में जो प्रश्न थे अगर वो हल हो गए हों तो वो भी लिखिए, और कुछ प्रश्न रह गए हैं वो भी कमेंट करके जरूर बताएं।
और अपने साथियों तक इस पॉडकास्ट को जरूर शेयर करें। आज के हमारे गेस्ट श्रीमान, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। आपको मेरे साथ आज का पॉडकास्ट कैसा लगा, इसके बारे में आप कुछ कहें। मनीष जी, युवा हैं आप, जी युवा सोच है आपकी, जी तो स्वाभाविक है युवाओं को हित में रखते हुए जी आपके प्रश्न ज़्यादा थे। जी मैं भी आप ही के वर्ग से हूँ, जी। थोड़े उम्र का अंतर हो सकता है, अच्छा जी लेकिन मैं भी उसी युवा सोच में हूँ। जी इस बार युवा सोच को भी मौका, प्रतिनिधित्व तो मिलेगा। जी। बहुत अच्छा लगा मनीष जी आपसे बात करके। आप जैसे जागरूक लोग होना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। जी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों और परिवार तक जरूर शेयर करें, और साथ में आप बोले कि सब्सक्राइब करें, मनोबल बढ़ाएं। आप लोगों से आग्रह है, इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इनका मनोबल बढ़ाएं। युवा हैं ये और बगहा के समस्याओं के प्रति बहुत जागरूक हैं, जी तो इनका सहयोग करें आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऐसे ही तमाम पॉडकास्ट देश के अलग अलग हिस्सों में जो भी लोग अच्छे कार्य कर रहे हैं, वो राजनीतिक हो या व्यवसाय के रूप में हो या युवाओं के रोजगार के ऊपर हो या किसी भी फील्ड के ऊपर हो, कोई अच्छा कर रहा होगा उस तक हम पहुंचेंगे और जो प्रश्न होंगे हम अपने तरीके से पूछेंगे। जय हिंद, नमस्कार।